तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के बारे में देखेंगे हम लोग आज। और देखिए इसमें इस टेक्निक में बेसिकली करते क्या हैं हम कि यहाँ पे फ्लोरेसेंट लेबल्ड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं। और किस लिए इस्तेमाल करते हैं? टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक एंटीजन। तो किसी सैंपल में अगर स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो हम ऐसी एंटीबॉडी यूज़ करेंगे जो कि फ्लोरेसेंट लेबल्ड होगी। बाकी एलाइजा में हमने एंजाइम लेबल्ड या एंजाइम लिंक देखा था, रिया में हमने रेडियो लेबल्ड देखा था, तो यहाँ पे फ्लोरेसेंट लेबल्ड देखेंगे, उसी का वेरिएशन है। अब जाहिर सी बात है फ्लोरेसेंस डाई का यूज़ करेंगे तो कौन कौन सी डाई इसमें बेसिकली यूज़ होती है? तो फ्लोरेसेंट डाई, या इसको हम और क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्लोरोफोर यूज्ड आर। कौन कौन सी डाइज हम यूज़ कर सकते हैं? इसमें पहली तो है फ्लोरेसिन, दूसरी डाई है रोडामीन, इसके अलावा पाइको एरिथ्रिन का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, और फाइकोबिली प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल एज फ्लोरेसेंट डाई किया जा सकता है। इसमें ये दोनों जो हैं फ्लोरेसिन और रोडामीन, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइज हैं। इन दोनों का इस्तेमाल कभी कभार किया जाता है, स्पेसिफिक टारगेट एंटीजन के लिए किया जाता है। अगर हम टाइप की बात करें कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। और इसका बेसिक आइडिया पहले से है आपको। पहला जो होता है वो डायरेक्ट होता है और दूसरा टाइप जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वाले को या दोनों को हम और क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी मेथड, या और यहाँ पे इनडायरेक्ट वाले को भी हम यही कह सकते हैं, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट वाले में होता ये है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी डायरेक्टली कॉन्जुगेट होती है फ्लोरोफोर से। यानी कि जो प्राइमरी, अब यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी नहीं कहेंगे, एक ही एंटीबॉडी होगी। तो ये जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है इज डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड विथ फ्लोरोफोर, यानी कि फ्लोरेसेंट डाई जो है वो इसी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी से अटैच किया जाता है। जबकि यहाँ पे इनडायरेक्ट में क्या है कि यहाँ पे जो प्राइमरी एंटीबॉडी है वो अनलेबल्ड होगी, इससे कोई फ्लोरोफोर अटैच नहीं होगा। और जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी वो लेबल्ड होगी, लेबल्ड विद फ्लोरोफोर। और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बी स्पेसिफिक टू FC पोर्शन, यानी कि फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल पोर्शन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी। तो इसीलिए ये मेथड जो है वो डायरेक्ट, और दोनों ही तरीकों से हमको डिटेक्ट क्या करना है, हमारा स्पेसिफिक जो टारगेट एंटीजन है उसको डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्टेप का प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे दो स्टेप्स के, यानी 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। चूंकि ये डायरेक्ट वाला बहुत सिंपल है इसलिए ये वैसे ही समझ में आ जाएगा कि फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडी जो है वो अटैच होगी अगर एंटीजन प्रेजेंट है।
तो फिक्स हो जाएगी, एंटीजन को फिक्स करेंगे पहले, उससे एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी, फ्लोरेसेंस शो करेगी। अच्छा, फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? फ्लोरेसेंस का मतलब आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए तो सारी बातें और आसान हो जाएंगी। फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल जो भी होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ये मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, तो एब्जॉर्ब लाइट ऑफ वन वेवलेंथ, लैम्डा कह दें, चलिए वेवलेंथ ही लिख देते हैं। और इस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेशन। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एमिट करते हैं लाइट ऑफ एनदर वेवलेंथ, और इसको हम क्या कहते हैं? एमिशन। तो एब्जॉर्ब करेंगे हाई एनर्जी की वेवलेंथ, हाई एनर्जी रेडिएशन को, और एमिट करेंगे लो एनर्जी की। तो एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में जो रिलेशन होता है, तो आपको मालूम होगा कि अगर फ्रिक्वेंसी हाई है तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी। उसका कोई फॉर्मूला होता है, देखिए याद नहीं आ रहा इस वक्त, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, समथिंग लाइक दिस। हाँ ठीक है, यही है। c इज फ्रीक्वेंसी हियर और लैम्डा तो वेवलेंथ है ही है। तो c जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब जो इनडायरेक्ट वाला मेथड है उसको हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो कितने क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? एंटीजन की कोटिंग करनी पड़ेगी, ये कोट हो गया। फिर वॉशिंग होगी ताकि एक्सेस एंटीजन रिमूव हो जाए। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी इसमें ऐड की जाएगी जो इस एंटीजन की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी। फिर वॉशिंग की जाएगी ताकि एक्सेस एंटीबॉडीज़ रिमूव हो जाएं। फिर फ्लोरेसेंट टैग्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है वो, जो कि इस प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी पोर्शन के लिए स्पेसिफिक होगी, वो ऐड की जाएगी। फिर वॉश किया जाएगा ताकि एक्सेस सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ रिमूव हो जाएं। और अब अगर ये अटैच हो रही हैं तो इसका मतलब कि यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो कलर्ड लाइट एमिशन, यानी कि फिर वही उस पर लाइट डाली जाएगी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, और एमिशन जो है वो दूसरे वेवलेंथ में हमको नज़र आएगा। तो अगर ये फ्लोरेसेंस दिख रहा है तो इसका मतलब कि जो टारगेट एंटीजन है वो सैंपल में मौजूद है। तो बस इतनी सिंपल सी ये टेक्निक है। इसके बाद हम लोग दूसरी टेक्निक देखेंगे और उस टेक्निक का नाम है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि इस टेक्निक में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व है, प्लस इम्यूनो प्रेसिपिटेशन, ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर दी गई तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस तैयार हो गई। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग and characterizing antigens with या within complex mixtures। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के एंटीजेंस मौजूद हैं, तो उन अलग अलग एंटीजेंस में से हमारा स्पेसिफिक एंटीजन कैसे स्पेसिफाई और कैरेक्टराइज हो, इस चीज़ के लिए इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी कई वेरिएंट्स हैं और वेरिएंट्स के हिसाब से हम
एक या एक से ज़्यादा एंटीजेंस की मौजूदगी डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो वेरिएंट्स भी हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे, जैसे हमने क्या कहा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है सबसे पहले, यानी कि फर्स्ट स्टेप यही होता है, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इम्यूनोप्रेसिपिटेशन करते हैं। तो सीक्वेंस यही रहता है। अब इसके वेरिएंट्स की अगर हम आपको बात बताएं तो वेरिएंट्स कितने हैं? 4 वेरिएंट्स मेनली हैं। पहला जो है उसको हम कहते हैं क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, बार बार नहीं लिखेंगे। जो दूसरा है उसको हम कहते हैं क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीसरा वेरिएंट इसका है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, और चौथा वेरिएंट है इम्यूनोफिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये 4 वेरिएंट्स हमको बेसिकली देखने हैं। तो देखते हैं, इसमें जो सबसे पहला वेरिएंट है नंबर 1, क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेसेस कंबाइन की जाती हैं वो हैं, सबसे पहला तो इलेक्ट्रोफोरेसिस ही, और इसके साथ साथ DID यानी कि डबल इम्यूनो डिफ्यूजन। इन दोनों टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया जाता है, तो वो कहलाती है क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करने का क्या मकसद है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या पर्पस सर्व करती है यहाँ पे? इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ एंटीजन बेस्ड ऑन चार्ज के बेसिस पे, एंटीजन पे जो चार्ज मौजूद है उसके बेसिस पे अलग अलग एंटीजेंस को सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की जाती है। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन, इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस होता है इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन। तो इससे सेपरेट कर लिया पहले, और फिर बाद में आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा एंटीजन है। अब इसको समझने के लिए प्रोसेस को हम डायग्राम की हेल्प लेंगे। में अब इसमें अगर ध्यान से हम देखें तो देखिए, यहां पे क्या करते हैं, ये एक जेल लिया, जेल, ठीक, जेल का ये एक सेक्शन है। इसमें यहां पे वेल जो है वो, इसको वेल आप समझिए, दिस इज अ वेल, और साथ ही साथ इसमें एम्प्टी ट्रफ, यानी कि ये क्या है, ये कट पोर्शन ऑफ द जेल है। इसको अगर हम यहां पे मेंशन कर दें, कट आउट पार्ट ऑफ जेल, मतलब इतने इलाके से जेल को ऐसे काट के रेक्टेंगुलर शेप में रिमूव कर दिया गया है। ये खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, और यहां पे वेल है। इस वेल में हम क्या डालेंगे? जो हमारा सैंपल है, बायोलॉजिकल सैंपल जो है वो इस वेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई की जाएगी। तो पहला स्टेप क्या हुआ, हमने बायोलॉजिकल सैंपल लोड कर दिया वेल में। दूसरा स्टेप क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में एंटीजन जो है वो माइग्रेट करेगा बेस्ड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एंटीजन। तो ये माइग्रेट करता हुआ जा रहा है, ये एम्प्टी वेल यहाँ से निकल गया, ये तो माइग्रेट करते हुए अलग अलग एंटीजेंस जो है वो
क्योंकि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो होगा एंटीजन का उसी को यहाँ पे लोड करेंगे, तो अलग अलग एंटीजेंस अलग अलग चार्ज होगा, अलग उसके बेसिस पे ये सेपरेट हो जाएंगे सेकेंड स्टेप में। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव कर दी जाएगी और अब डबल डिफ्यूजन या डबल इम्यूनो डिफ्यूजन परफॉर्म किया जाएगा। डबल इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ अभी समझ में आएगा, वैसे बता भी चुके हैं इसके बारे में। थर्ड स्टेप में एंटीबॉडी सॉल्यूशन, इस जो एम्प्टी स्पेस था रेक्टेंगुलर जिसको ट्रफ कह रहे थे, इसमें एंटीबॉडी सॉल्यूशन लोड कर दिया जाएगा। देखिए अभी तक एम्प्टी है, ये एम्प्टी ट्रफ, लेकिन थर्ड स्टेप में इसमें एंटीबॉडी सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया। जब एंटीबॉडी सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाएगा तो ये एंटीबॉडीज भी जेल के थ्रू माइग्रेट करेंगी और जो एंटीजन है वो भी अपनी जगह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हटा दी गई है, अब जहां पे है ये वहीं पे पड़े रहेंगे ये एंटीजन, लेकिन उससे सर्कुलर रीजन में बाहर की तरफ डिफ्यूज करना शुरू करेंगे। तो इसीलिए इसको डबल इम्यूनो डिफ्यूजन कह रहे हैं, क्योंकि एंटीबॉडी भी डिफ्यूज कर रही है, एंटीजन भी डिफ्यूज कर रहा है अपनी जगह से। जहां पे जोन ऑफ इक्विवेलेंस नजर आएगा वहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे यहां पे क्या है, यहां पे एक प्रेसिपिटेशन आर्क बन गया, तो इससे हम ये, और बाकी जगह पे नहीं बना, तो इससे हम ये जान सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर एंटीजन है, इसी के लिए जो एंटीबॉडी हमने सॉल्यूशन में डाली है, इसमें ट्रफ में डाली है, वो स्पेसिफिक है, इसीलिए यहाँ पे प्रेसिपिटेशन आर्क बन गया है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंटीजन में हम अपने टारगेट एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्लासिकल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप, इसमें जो डायग्राम का के नीचे, फिगर के नीचे ये इलाबोरेशन है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वही बातें हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा। जो सेकेंड तरीका है, सेकेंड मेथड, वो है क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कहिए या इसको 2D इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस या 2 डायमेंशनल इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये है कि ये एक 2 स्टेज टेक्निक है, यानी कि 2 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं टेक्निक। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है यानी कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज में जो एंटीजेंस हैं उनको सेपरेट किया जाता है। एंटीजेंस आर सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिकली, सेपरेट कर दिए गए इन 1 डायमेंशन। ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेज में एंटीजेंस आर अगेन separated perpendicular to first electrophoresis। अभी डायग्राम में समझ में आएगा। तो पहले जिस डायरेक्शन में रन कराया गया था, सेपरेट कराया गया था, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेकेंड स्टेज में इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की जाएगी। तो सवाल यह है कि फिर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज एक दूसरे से कैसे डिफर कर रही है। एक बात और यहां पे ध्यान देने वाली है कि सेकेंड स्टेज जो होती है, यहां पे जो जेल यूज किया जाता है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। तो जेल कंटेन्स एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू एंटीजन। तो ये डिफरेंस हो गया
फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में, कि सेकेंड स्टेज में एंटीबॉडी भी मौजूद रहेगी जेल में। अब इसको समझने के लिए, समझने से पहले इस्तेमाल क्या है। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स that have similar electrophoretic mobility। मतलब ऐसी प्रोटीन्स जिन पे चार्ज तो सिमिलर है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी यानी कि सिर्फ एक डायमेंशन की इलेक्ट्रोफोरेसिस करके उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिमिलर चार्ज होने की वजह से वो लगभग सिमिलर जोन में ही ट्रेवल करके पहुंच जाएंगे। तो फिर एक स्टेज और बढ़ा जाता है और एंटीबॉडी का इस्तेमाल करने से स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इसको हम और थोड़ा सा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो अब इसमें देखिए, पहला डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस का, इसमें क्या हो रहा है, ये वेल वाला इलाका है, दिस एम्प्टी वेल, इसमें हमने सैंपल लोड कर दिया विच कंटेन्स डिफरेंट प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स जो है वो सेपरेशन इनका कुछ हद तक होना शुरू हो जाएगा। जब पहली इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हुई तो फिर क्या करेंगे, इतना पोर्शन जो जेल का है उसको कट कर लिया, और इसको कट करने के बाद, यानी कि स्ट्रिप को कट किया जेल से, और कट करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे जेल में जो कि एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल होगा सेकेंड स्टेज के लिए। और यहाँ पे, अब यहाँ अगर चार्ज की पोजीशन आप देखें तो ये प्लस माइनस जो है वो लेफ्ट टू राइट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे अप एंड डाउन चार्ज जो है वो लगा दिया गया, इसको उसी तरह से रखा गया, कट करके जेल को यहाँ पे नीचे ही लगाया गया है, और यहाँ पे फिर अब मूवमेंट या माइग्रेशन की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे फिर हो रहा, क्या हो रहा है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो अप्लाई हो रही है वो पहली वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही थी उसके परपेंडिकुलर है, तो प्रोटीन्स जैसे जैसे माइग्रेट करेंगे इस एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल में, इस पोर्शन में जैसे जैसे माइग्रेट करना शुरू करेंगी, प्रोटीन्स एंटीजन की तरह बिहेव करेंगी, और अगर एंटीबॉडी स्पेसिफिक अटैच की गई है तो एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन जहां पे होगा वहां पे, या जोन ऑफ इक्विवेलेंस जहां पे बनेगा, उसको हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और भी है कि अगर हमको एक से ज़्यादा प्रोटीन्स का डिटेक्शन करना है तो उस केस में हम एक से ज़्यादा एंटीबॉडी का मिक्सचर भी यहाँ पे डाल सकते हैं एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल में, तो हम आइडेंटिफाई इजीली कर लेंगे कि कौन कौन सी प्रोटीन है, क्योंकि स्पेसिफिसिटी हमको पहले से पता होनी चाहिए। अगर कोई टेस्ट कर रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल तो पहले से ही तैयार रहता है। तो इस तरीके से क्रॉस्ड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की जाती है। जो तीसरी टाइप है, तीसरा वेरिएंट है, वो कहलाता है रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसको रॉकेट क्यों कह रहे हैं, अभी इसका शेप कुछ रॉकेट जैसा दिखता है इसलिए। इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो इम्यूनो एसे। तो दो नाम इसके हो गए। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन concentration of a specific protein antigen in a mixture। तो कई प्रोटीन एंटीजेंस मौजूद है, उसमें से किसी स्पेसिफिक एंटीजन का अगर कंसंट्रेशन हमको पता लगाना है तो फिर
रॉकेट इम्यूनोइलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स की अगर हम बात कर लें तो उसके बाद फिर डायग्रामेटिकली समझ भी लेंगे उसको। सबसे पहला काम इसमें ये होता है कि नेगेटिवली चार्ज्ड एंटीजन लिया जाता है, एसडीएस से उसको नेगेटिवली चार्ज किया जा सकता है। नेगेटिवली चार्ज्ड एंटीजन है हमारे पास, इसकी करा दी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस। और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हम कराएंगे उसमें जो जेल होगा वो एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल होगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। जैसे जैसे इस जेल के थ्रू ये एंटीजन मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये इंटरैक्ट करेगा, यानी कि एंटीजन स्टार्ट्स टू इंटरैक्ट विथ एंटीबॉडी। क्लियर है? लेकिन शुरू में क्या होगा, अब यहां पे कंडीशंस हैं। क्या हैं? यानी कि इनिशियली वेल से जैसे ही एंटीजन निकल रहा है तो जाहिर सी बात है कि एंटीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इनिशियली एंटीजन इज इन एक्सेस नियर वेल्स। तो क्या प्रेसिपिटेशन होगा? नहीं। तो यहां पे क्या होगा? नो प्रेसिपिटेशन। ठीक है। बाद में क्या हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, एंटीजन माइग्रेट्स फर्दर एंड इंटरैक्ट्स विद एंटीबॉडीज। और यहां पे जोन ऑफ इक्विवेलेंस मिला तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। और ये जो प्रेसिपिटेशन होगा वो किस फॉर्म में हमको नजर आएगा? प्रेसिपिटिन आर्क। और ये आर्क जो होता है यही रॉकेट शेप्ड होता है, इसीलिए इसको रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस कह देते हैं। तो ये तो स्टेप्स थे सिंपल, इसको डायग्रामेटिकली हम समझ लेंगे तो और आसान लगेगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एंटीजन वेल्स हैं, यहाँ पे इसमें सैंपल लोड कर दिया गया और एंटीजन का कंसंट्रेशन जो है वो सक्सेसिवली बढ़ता चला जा रहा है इन ईच वेल। यहाँ पे कम, यहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा और ज़्यादा, इस तरीके से। और फिर एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल है ये, दिस मच एरिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइग्रेट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। एंटीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होके और इस एंटीबॉडी कंटेनिंग जेल में जैसे जैसे माइग्रेट करता जाएगा, जहाँ पे जोन ऑफ इक्विवेलेंस मिलेगा वहाँ पे प्रेसिपिटिन आर्क जो कि रॉकेट शेप के होते हैं वो हमको नज़र आ जाएगा। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कितनी दूरी पे जाके ये आर्क तैयार हो रहा है, दैट डिसाइड्स द कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीजन। ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है दैट उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन एंटीजन का क्या है। इसीलिए कई वेल्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इनको कोरिलेट कर लिया जाए, इसका जो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है वो लेके कंपैरेटिव एनालिसिस करके और एक आउटकम निकाला जाए। तो डिस्टेंस ये लिखा हुआ है, ये सब आप जब देखेंगे
डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग वेल टू फ्रंट ऑफ द रॉकेट शेप्ड आर्क इज रिलेटेड टू एंटीजन कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन का पॉइंट है। तो इस डिस्टेंस के बेसिस पे हम एंटीजन का कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गया रॉकेट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब लास्ट में जो नंबर 4 है वो है इम्यूनो फिक्सेशन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें क्या है, ये सिंपल ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी हमने ली है उसको जेल में इनकॉर्पोरेट ना करके इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होने के बाद, तो इसको हम ऐसे समझा देते हैं। हमने लिया सबसे पहले एंटीजन, और एंटीजन की हमने कराई क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस करा दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट हो गई। तो अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ जेल आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होने के बाद एंटीबॉडी को सरफेस ऑफ द जेल पे अप्लाई कर दिया। तो क्या होगा, जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इक्विवेलेंस होगा, जिस जगह पे, उस पूरी सरफेस पे हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंटीबॉडी को, जहां पे जोन ऑफ इक्विवेलेंस होगा वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यानी इसको हम कैसे क्या कह सकते हैं कि एट एंटीजन एंटीबॉडी इक्विवेलेंस जोन लार्ज प्रेसिपिटेट्स फॉर्म ऑन जेल सरफेस। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, वॉशिंग कर देंगे। तो वॉशिंग करने से क्या होगा कि वही इम्यूनोप्रेसिपिटेट्स बचेंगे जो लार्ज हैं और इनसॉल्यूबल हैं। तो यानी कि लार्ज एंड इनसॉल्यूबल immunoprecipitates remain on gel surface। ठीक, अब इन इम्यूनोप्रेसिपिटेट्स को हम कई तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो immunoprecipitates can be identified by various techniques। जैसे कि क्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टेनिंग कर सकते हैं, या फ्लोरेसिन डाल दीजिए, या एंजाइम का इस्तेमाल कर लें, या रेडियो लेबल्ड एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर दें, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। तो इन सारे तरीके या इनमें से कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं कि भैया कहाँ पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक एंटीजन जिसकी मौजूदगी हम चाह रहे थे वो है कि नहीं सैंपल में। सो दिस वाज अबाउट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस।